नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आज की बात में आज मैं आपके साथ रहूंगा क्योंकि रजत जी आज प्रयागराज में हैं। रजत जी महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए, खुद महसूस करने आज सुबह ही प्रयागराज पहुंच गए थे। रजत जी ने पूरे मेला क्षेत्र को देखा, संगम नगरी में सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम और लाखों श्रद्धालुओं के जत्थों को देखा। संगम पर जाकर आचमन किया, फिर मां गंगा की पूजा की, साधु संतों का आशीर्वाद लिया। पूरे मेला क्षेत्र के भक्तिमय माहौल, सरकार के इंतजाम, संगम नगरी की स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को देखकर रजत जी भी हैरान रह गए। रजत जी ने कहा कि महाकुंभ का अनुभव अविस्मरणीय है, चमत्कारिक है, अकल्पनीय है। बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार भी प्रयागराज में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कैबिनेट की मीटिंग की, फिर अपने सभी मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई, गंगा आरती की। आज महाकुंभ में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। करीब 10 लाख लोग कुंभ क्षेत्र में कल्पवास कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में भक्तों का एक साथ एक जगह पहुंचना, बिना किसी असुविधा के सुरक्षित वापस लौट कर जाना, दुनिया भर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज इंडिया टीवी की टीम ने भी महाकुंभ में एक चमत्कार किया। रजत जी ने संगम नगरी में ही गंगा किनारे हजारों लोगों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो सारे सवाल पूछे जो लोगों के मन में हैं, आपके मन में हैं। योगी ने बताया कि महाकुंभ में सारे मंत्रियों को लेकर वो क्यों आए हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। गंगा के किनारे उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में कौन कौन से फैसले किए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे तमाम नेता महाकुंभ को लेकर जो जो सवाल उठा रहे हैं, योगी पर जो भी हमले कर रहे हैं, उन सारे सवालों और हमलों के योगी आदित्यनाथ ने खुलकर जवाब दिए। रजत जी ने महाकुंभ में क्या अनुभव किया, क्या देखा, क्या खूबियां दिखी और क्या कोई खामियां भी मिली, ये सारी बातें रजत जी कल खुद आपके साथ शेयर करेंगे। और योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने आज जो एक खास प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, वो पूरा शो आप देख पाएंगे शनिवार रात 10 बजे। हमारे साथ हैं इस भव्य और दिव्य स्वरूप के शिल्पकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शनिवार रात 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। तो ये बेहद खास प्रोग्राम आप शनिवार रात 10 बजे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। कुंभ नगरी में, प्रयागराज में हजारों लोगों के बीच में रजत शर्मा के सवाल और योगी आदित्यनाथ के जवाब। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार ऐसा अद्भुत कार्यक्रम। और यह प्रोग्राम उस दिन रिकॉर्ड हुआ है जिस दिन पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयागराज में ही मौजूद थी। योगी आदित्यनाथ ने आज वहां पर कैबिनेट की मीटिंग की, बहुत सारे निर्णय लिए और उसके बाद वो इंडिया टीवी के इस खास प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए, जिसके लिए रजत जी खास तौर पर प्रयागराज गए हुए थे। और इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि यह संगम किनारे तो रिकॉर्ड हुआ ही, हजारों लोगों की मौजूदगी में रजत जी और योगी आदित्यनाथ के बीच ये बातचीत हुई है। महाकुंभ को लेकर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है। अखिलेश यादव महाकुंभ में स्नान करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ये महाकुंभ पर कुछ क्यों नहीं बोलते? योगी आदित्यनाथ क्या प्रयागराज का, महाकुंभ की इस धरती का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब योगी आदित्यनाथ ने इस बेहद खास प्रोग्राम में दिए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था, उस वक्त हजारों की संख्या में लोग दौड़े चले आ रहे थे योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, रजत जी के साथ उनकी इस बातचीत को देखने के लिए। हमारे साथ हैं इस भव्य और दिव्य स्वरूप के शिल्पकार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शनिवार रात 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। असल में आज रजत जी के सवालों के जवाब देने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे मंत्रियों के साथ संगम में स्नान किया। योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के सारे 54 मंत्रियों के साथ अरैल के वीआईपी घाट पर पहुंचे और उसके बाद स्टीमर से संगम तक गए। योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक थे। इनके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, AK शर्मा, सुरेश खन्ना मौजूद थे। इनके अलावा योगी सरकार में शामिल सहयोगी दलों के नेता ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद, अपना दल सोनेलाल के आशीष पटेल भी योगी आदित्यनाथ के साथ थे। आजकल संगम के आसपास दुनिया भर के श्रद्धालुओं के अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का डेरा भी है। तो योगी आज इन साइबेरियाई मेहमानों और मछलियों को दाना खिलाते हुए भी दिखाई दिए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ पूरे श्रद्धा भाव के साथ स्नान करने के लिए संगम में उतरे। उन्होंने सबसे पहले अपने हाथों में संगम का जल लेकर मां गंगा को प्रणाम किया, गंगा जल का आचमन किया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया और उसके बाद अपने मंत्रियों के साथ संगम के बीचों बीच पहुंच गए। योगी ने वैदिक मंत्रोच्चार और गंगा मैया की जय के नारों के साथ संगम में डुबकी लगाई और उनके साथ साथ सभी मंत्रियों ने संगम स्नान किया। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने और डुबकी लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पवित्र संगम में विधिवत पूजा अर्चना की। योगी के साथ उत्तर प्रदेश के पूरे मंत्रिमंडल ने संगम में गंगाजल, दूध, शहद, घी और फूलों के साथ रोली और गुलाल चढ़ाया और फिर मां गंगा की आरती की। हरि ओम मा विष्णु नमः परमास्य प्रतिनिधिभूता विश्वस्य प्रतिनिधिभूतः सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थं प्रतिचैव गोदावरी सरस्वती। संगम पर पूजा पाठ और आरती करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पवित्र त्रिवेणी का जल लेकर खुद पर 3 बार छिड़का, गंगा मैया की जय के नारे लगाए और इस धार्मिक अनुष्ठान के जरिए सफल तरीके से महाकुंभ के पूर्ण होने और देश के कल्याण की कामना की। पूजा पाठ संपन्न हुआ तो इसके बाद योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने कुंभ क्षेत्र में ही जमीन पर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। गंगा स्नान से पहले आज योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में ही अपनी कैबिनेट की मीटिंग की। चूंकि पिछले साल 22 जनवरी को ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पूरा 1 साल हो गया, इसलिए यह मौका बहुत खास था। योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की मीटिंग में भारत की भव्य सांस्कृतिक विरासत को बचाने, आगे बढ़ाने और विरासत को विकास के साथ जोड़ने वाले कई फैसले किए। योगी सरकार ने अयोध्या, प्रयागराज, काशी और चित्रकूट जैसे तीर्थों को एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ने का फैसला किया। तय किया गया कि यूपी में 320 किलोमीटर लंबा एक नया एक्सप्रेसवे बनेगा जो प्रयागराज से मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ेगा। इस नए एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी काशी से भी हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है, इसलिए प्रयागराज में सलोरी से हेतापट्टी तक 4 लेन का एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। यमुना पर एक नया पुल बनेगा। इसके अलावा आज योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 3 जिलों बागपत, कासगंज और हाथरस में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया। साथ ही छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने और 62 नए ITI खोलने जैसे कई फैसले आज की मीटिंग में किए गए।
लेकिन प्रयागराज में कैबिनेट की मीटिंग अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग करना गलत है। ऐसा करके योगी आदित्यनाथ ने इस धार्मिक आयोजन को सियासी बना दिया है। ये ठीक नहीं है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। जब अखिलेश यादव प्रयागराज में कैबिनेट की मीटिंग करने पर सवाल उठा रहे थे, उस वक्त योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगाने के बाद इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम में पहुंचे थे। गंगा के किनारे ही भव्य सेट तैयार किया गया था। हजारों लोगों की भीड़ सामने थी। बहुत से लोग बैरिकेड्स के बाहर भी खड़े हुए थे। तो योगी ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि जो भी कार्यक्रम का हिस्सा बने, रजत जी भी सवालों के साथ तैयार थे और उन लोगों को प्रोग्राम में आने दिया जाए। रजत जी ने योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव के बयान के बारे में पूछा। योगी का पूरा जवाब तो आप सुन पाएंगे शनिवार रात को 10 बजे, लेकिन रजत जी के सवाल और योगी आदित्यनाथ के बीच इस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा भी मैं आपको सुनवा देता हूं। आपने कहा कि पूरी कैबिनेट ने आचमन भी किया, स्नान भी किया और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज ही कमेंट आया है अखिलेश यादव का, जिन्होंने कहा कि ये कुंभ राजनीतिक काम करने की जगह नहीं है, कैबिनेट मीटिंग करने की जगह नहीं है, ये तो धर्म की जगह है। देखिए, धर्म को जिन लोगों ने संकीर्ण दायरे में कैद करके रखा है, वे लोग धर्म की विराटता और व्यापकता को नहीं समझेंगे। देखिए, धर्म एक व्यापक अवधारणा है। भारतीय दृष्टिकोण धर्म के बारे में एक विराट सोच को जन्म देता है। ये वेस्टर्न सोच नहीं है कि हम उसको उपासना विधि मात्र माने। धर्म हमारे यहां सदाचार, नैतिक मूल्य और कर्तव्यों का वह प्रवाह है जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है। यहां पर प्रयागराज में आकर हमारा पूरा मंत्री परिषद 25 करोड़ जनता को अपने कर्तव्यों के बारे में एहसास करा रहा है कि हमारा दायित्व है, ये कुंभ हमारा दायित्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आस्था और आधुनिकता का जो अद्भुत संगम महाकुंभ बनने जा रहा है, इस अद्भुत संगम को उस प्रकार की व्यवस्था देना, उसके लिए हम अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं और वह जो भी हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रहे हैं, वह संगम के तट पर आकर के जो अन्य लोग महसूस कर रहे हैं उसका एहसास भी करेंगे और इस चीज को भी इस एहसास कराएंगे कि हां, हम लोगों ने जो किया है, देखो हम भी डुबकी लगा रहे हैं, आप भी आइए, आस्था की डुबकी लगा करके जाइए और फिर अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। और उसी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हमारा पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है। हमने प्रयागराज के बारे में, हमने प्रदेश के बारे में, प्रदेश के युवाओं के बारे में, प्रदेश के किसानों के बारे में, प्रदेश की माताओं और बहनों के बारे में ढेर सारे प्रस्तावों पर चर्चा भी किया है। प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की व्यापक कार्य योजना पर चर्चा भी की है और मुझे लगता है बहुत कुछ तो इस महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। शेष आने वाले जो कुंभ होंगे उसमें आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधा का आधारशिला आज हम लोगों ने रख दी है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के सरकारी आंकड़ों को भी फर्जी बताया था। अखिलेश यादव का दावा है कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें खाली चल रही हैं, बसों में भीड़ नहीं है। फिर महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ पहुंचने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? आज रजत जी ने इस मुद्दे पर भी योगी आदित्यनाथ से सफाई मांगी। जवाब में योगी ने इसका पूरा प्रोसेस बताया। योगी ने समझाया कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या कैसे पता लगती है।
करोड़ों लोगों का हेडकाउंट कैसे होता है। योगी ने कहा कि कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, कुछ लोगों की मति मारी जाती है, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। जिसे फिर भी शक है वो महाकुंभ में आकर देख ले, फिर उसे भी सनातन की शक्ति का एहसास हो जाएगा। योगी के जवाब का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। आपने कहा कि एक हफ्ते में 9.25 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। इस फिगर पर भी परेशानी है। अखिलेश जी कह रहे थे कि ट्रेन तो खाली आ रही हैं, यहां लोग आ ही नहीं रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखिए, जिनके पास भगवान ने, जिनको इतनी राजनीतिक दृष्टि न दी हो, तो उसके लिए भगवान दोषी नहीं हो सकते। भगवान प्रयागराज और मां गंगा दोषी कहां से हो जाती है। जिनके पुण्य प्रफुल्लित ही नहीं हो पा रहे हैं, प्रस्फुटित नहीं हो पा रहे हैं, वे अंधकार में जीने के आदी हैं। उन्हें प्रयागराज का जन सैलाब नहीं दिखाई देगा। यह आस्था, उमड़ती हुई आस्था उनको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसके लिए भगवान प्रयागराज ने उनके कर्मों के अनुरूप उनकी दृष्टि को भी बाधित की है। लेकिन ये फिगर कोई मनुष्य के द्वारा नहीं काउंट हो रहे हैं। बाकायदा इसके लिए कैमरे लगाए गए हैं और उसका एक पूरा मैकेनिज्म है, जीरो इंटरफेरेंस, एक एक हेड काउंट करने की व्यवस्था, और फिर उन सबको एक साथ आरटीआई के माध्यम से जोड़ करके और फिर उन्हें प्रति घंटे के अनुसार उसे प्रदर्शित भी किया जा रहा है। और मेरा अनुमान है कि प्रतिदिन, यानी पौष पूर्णिमा को और मकर संक्रांति को यहां पे 5.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 15 को लगभग 20 से 25 लाख की थी जो यहां पे स्नानार्थियों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या थी। शेष अन्य दिन ये 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख क्रॉस कर रहा है। और ये उमड़ता हुआ जो जन सैलाब है, जो आस्था है, इसी आस्था के सम्मान को ध्यान में रख करके हमने अपनी मंत्री परिषद की बैठक भी अरेल की उस पार की, संगम के उस पार, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कष्ट न हो, वे फ्रीक्वेंट आ सकें, संगम नोच में आके स्नान कर सकें, उसी आस्था को ध्यान में रख करके किया है। और इसलिए आज तो तकनीक का दिन है, तकनीक का समय है। और मुझे लगता है जो लोग ये कहते हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं, अंततः उनको भी मानना पड़ा है, उनको भी अपने संस्थापक की मूर्ति यहां लगानी पड़ी है अपने कैंप पर। रजत जी ने इस शो में वो सारे सवाल पूछे जो लोगों के मन में हैं। संगम के तट पर योगी से अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर संभल तक हर मुद्दे पर बात हुई। योगी ने भी खुलकर जवाब दिए। रजत जी के साथ इस शो में योगी आदित्यनाथ का एक अलग रूप देखने को मिला। प्रयागराज में संगम के किनारे गंगा की कलकल लहरों के बैकग्राउंड में आस्था से ओतप्रोत महाकुंभ के माहौल में योगी ने सनातन की शक्ति की बात की, भारत की भव्य विरासत की बात की, विरोधियों को तीखे जवाब दिए। रजत जी के साथ योगी आदित्यनाथ का यह विस्फोटक इंटरव्यू जरूर देखिएगा, शनिवार रात 10 बजे। हजारों लोगों के सामने रजत शर्मा के सवाल, योगी आदित्यनाथ के जवाब। जो मुस्लिम लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो इतने दरिया दिल हैं, प्रयागराज में जो वक्फ की जमीन थी वो कुंभ का मेला लगाने के लिए हमने दे दी। दरिया दिली दिखानी है तो थोड़ा काशी पे दिखाइए, मथुरा में दिखाइए और संभल में दिखाइए ना। शनिवार रात 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली में होंगे। दिल्ली में योगी की कल 4 चुनावी रैलियां होनी हैं।
इसके बाद 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी दिल्ली में। हालांकि मोदी के कैंपेन की अनौपचारिक शुरुआत आज से हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद किया। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने 2 टारगेट दिए। पहला, हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट हासिल करने का, और दूसरा, दिल्ली की 70 में से 60 से ज्यादा असेंबली सीटें जीतने का। दिल्ली के सभी 256 मंडलों के 13,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ इस बातचीत में मोदी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर खूब हमले किए। मोदी बोले कि 11 साल पहले आम आदमी पार्टी के रूप में जो आपदा दिल्ली पर आई, उसकी असलियत अब दिल्ली की जनता समझ पाई है। आपदा के नेता भी दिल्ली में हार के डर से विचलित हैं, इसलिए रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि अब आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी करें, लेकिन दिल्ली के लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले। दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठ, उनके फरेब अब उब चुके हैं जी। पहले कांग्रेस ने और फिर आपदा वालों ने आपदा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है। एक बात आपको समझनी है, आपकी ये आपदा वाले जो हैं वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है। अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है। जब जब ये आप और उसकी आपदा आजकल नारे बुलवाते हैं, कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे, ये फिर खाएंगे। उनका आवाज निकलते ही अंदर ऑडियंस में से आवाज आती है, वो तो कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, और जनता बोलती है फिर खाएंगे फिर खाएंगे। हमारे बूथ के हर कार्यकर्ता के पास ये आपदा वालों की पूरी पोल पट्टी अब छुपी हुई नहीं है, पहले से। पहले इनकी पोल खोलें और फिर अपनी उपलब्धियां बताएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर चुन चुनकर हमले किए। उन्होंने कहा कि 11 साल अरविंद केजरीवाल सिर्फ केंद्र सरकार से लड़ते रहे, झुग्गी वालों को पक्के घर का वादा पूरा नहीं किया, कोरोना में पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली से बाहर भगा दिया, केंद्र सरकार की स्कीम्स लागू नहीं होने दी। मोदी ने कहा कि दिल्ली में न यमुना साफ हुई, न लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिला, क्योंकि आपदा वाले अपना घर भरने में लगे थे। उनका पूरा फोकस शीश महल पर था। अब दिल्ली की जनता 5 फरवरी को आपदा का फेयरवेल कर देगी। 50,000 घर जो बने थे, उनको सिर्फ उनको पहुंचाने थे, कागज देना था। ये तो बड़ी पीड़ा होती है। कैसे लोग हैं, 11 साल में ये लोग कागज देकर के भी पुण्य नहीं कमा पाए, भलाई नहीं ले पाए, क्योंकि उनको परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका पूरा ध्यान एक ही बात पर था, शीश महल बनाओ, शीश महल बनाओ, शीश महल में नए नए सपने बुनो, मौज मस्ती करो। और जरा याद करो कैसी कैसी कसमें खाई थी, गरीबों को कैसे भ्रमित किया था। आज शीश महल देख करके हर दिल्ली वासी उनके झूठ को याद कर रहा है, उनके फरेब को याद कर रहा है। जनता के साथ किए गए धोखा का ये जीता जागता सबूत है शीश महल। इनके राज में शीश महल में एक एक सामान पानी की तरह पैसा बहाया गया, और इसके बाद इन लोगों ने दिल्ली को साफ पानी के लिए तरसा दिया। आज दिल्ली में पानी माफिया, टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं, और दिल्ली वालों के बाल बच्चे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ये सब
आप वालों की आपदा नहीं है तो क्या है? बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में मोदी ने दिल्ली सरकार के घोटालों का जिक्र बार बार किया। मोदी ने कहा कि जो लोग लोकपाल का वादा करके करप्शन को मुद्दा बनाकर सत्ता में आए, वो खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए। अब उनकी असलियत सामने आ गई है। मोदी ने कहा कि अब दिल्ली में यह आपदा मॉडल नहीं चलेगा। ये आपदा वाले तो कांग्रेस से भी 2 कदम आगे हैं। कांग्रेस में बर्बादी और बुराइयां आने में 7 दशक लग गए। इनको तो 7 महीने में सारी बुराइयां कांग्रेस की आ गई और अब तो पिछले 9 साल में उन्होंने उस बुराइयों को भी डबल कर दिया है। आप याद कीजिए, आपदा ने पंजाब की बहनों को 1000 रुपया हर महीने देने का वादा किया था। 3 साल हो गए, एक नया पैसा अभी तक दिया नहीं है। दिल्ली में भी बहुत पहले हर महिला को 1000 रुपए देने की घोषणा की थी, वो पैसा भी मिला नहीं है। अब उसके इंक्रीमेंट की घोषणा कर रहे हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा आपदा मॉडल है जो सिर्फ हवा में ही घोषणा करता है, झूठ बोलता है, फले करता है। ये आपदा वाले सीएजी की रिपोर्ट दिखा दिखाकर घोषणा करते थे कि कांग्रेस का फलाना नेता भ्रष्टाचारी है, फलाना नेता बेईमान है। कागज हाथ में लेके कहते मेरे पास तो टेलीफोन नंबर है, स्विस बैंक का टेलीफोन नंबर है, क्या क्या नाटक करते थे जी। आज सीओजी रिपोर्ट ऑफिशियल आया है। संविधान में कहा गया है कि रिपोर्ट सार्वजनिक करना है, असेंबली में रखना, और 4 साल से छुपा रहे हैं। यानी सच से कितना डरते हैं। अपने पापों का हिसाब जब देश की जनता जानेगी तो क्या होगा, इस भय के कारण सीएजी की रिपोर्ट को दबा करके बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी के संवाद कार्यक्रम में पूरा फोकस केजरीवाल के झूठे वादों पर था। इसलिए आज आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने जवाब दिया। संजय सिंह ने मोदी के आरोपों पर तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने काला धन और 15 लाख की बात की। संजय सिंह ने कहा कि मोदी पहले अपने वादे पूरे करें, उसके बाद दूसरों की बात करें। रही बात दिल्ली के चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी फिर से 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में हैं। उनके पास दिल्ली के लिए कोई सोच नहीं है, कोई योजना नहीं है। वो बच्चों को कोई भविष्य नहीं दे सकते, वो स्कूल अस्पताल नहीं बना सकते, वो शमशान बनाने वाली पार्टी है। वो कह रहे थे गोबर से हम रोजगार दे देंगे, उत्तर प्रदेश में बोला था उन्होंने। आज तक तो गोबर से कोई रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा था 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, आज तक तो कुछ नहीं हुआ है। 22 करोड़ नौकरी मिलना तो दूर, 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने 15 लाख के बारे में तो बात ही करना बंद कर दिया, अब कह दिया जुमला है। उन्होंने कहा था कि साहब हम जो है दिल्ली के अंदर सबको पक्की रजिस्ट्री दे देंगे। मिल गई भाई पक्की रजिस्ट्री? सबको मिल गई? किसी को नहीं मिली? पूछ लीजिए आप। तो ऐसे ही अगर झूठ बोल बोल के मोदी जी चाहते हैं कि वो चुनाव यहाँ पे जीत जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। 60 से अधिक सीटें आम आदमी पार्टी की फिर से आएंगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अब तो बीजेपी का नाम ही बदल गया, बड़का झूठा पार्टी है लोग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि करप्शन के इशू पर अब कांग्रेस भी खुलकर अरविंद केजरीवाल पर हमले कर रही है। आज अजय माकन ने केजरीवाल को फर्जीवाल कहा। अजय माकन ने कहा कि एक नहीं 14 सीएजी रिपोर्ट आ चुकी हैं, जिनमें केजरीवाल की सरकार के 10 साल के करप्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा है। इसलिए केजरीवाल ने एक भी रिपोर्ट बाहर नहीं आने दी। अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल ने स्कूलों में घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक में घपला किया, कोविड के दौरान जो पैसा केंद्र सरकार से मिला उसमें भी गड़बड़ी की। अजय माकन ने कहा कि अब दिल्ली की जनता केजरीवाल से जवाब मांग रही है, तो वह इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अजय माकन ने कहा कि इसलिए वो केजरीवाल को फर्जीवाल कहते हैं, और उन्होंने केजरीवाल को देशद्रोही क्यों कहा था, इसकी वजह भी वो सबूतों के साथ जल्द बताएंगे। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर
इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर 314 करोड़ फालतू खर्च हुए, बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर 41 करोड़ फालतू खर्च हुए और मौलाना आजाद डेंटल के अंदर 26 करोड़ रुपया फालतू खर्च हुआ। कुल 382 करोड़ 52 लाख रुपए फालतू खर्च हुए टेंडर अमाउंट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है और इसलिए केजरीवाल इस सीएजी रिपोर्ट के ऊपर बैठ गया और इसको विधानसभा में पेश नहीं होने दिया। ये केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। और जो दूसरी बात मैंने कही कि ये क्यों राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, वो भी चुनाव से पहले उसकी भी अलग से इसी प्रकार से प्रेस वार्ता करके उसको भी मैं यहां पे खोलूंगा, यहां पे आप लोगों को बताऊंगा। केजरीवाल के खिलाफ करप्शन के आरोपों पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जो बात अजय माकन ने कही है उसे बीजेपी तो बहुत पहले से कह रही है। जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी उसके बाद केजरीवाल के सारे घोटाले सामने आएंगे और आम आदमी पार्टी के नेता फिर जेल जाएंगे। अजय माकन जिस स्वास्थ्य घोटाले की बात कर रहे हैं, हम लगातार उस मांग को कहते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में चाहे वो नर्सिंग होम का घोटाला हो या जो हॉस्पिटल बनाने में घोटाला है, एक बड़ा घोटाला है और सीएजी की रिपोर्ट में ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसमें भी इसका जिक्र है जिसका जिक्र अजय माकन कर रहे हैं। जिस दिन ये 14 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर आ गई, उस दिन के बाद से अरविंद केजरीवाल समेत इनके जितने नेता हैं ये दिल्ली की जनता को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इन्होंने हर विभाग में चोरी, भ्रष्टाचार, दलाली और कमीशन खाई है। बीजेपी ने कांग्रेस की हां में हां मिलाई तो आम आदमी पार्टी को भी पलटवार करने का मौका मिल गया। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि उनकी पार्टी यही तो कह रही है कि ये लोग मिले हुए हैं, यही वजह है कि कांग्रेस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और परवेश वर्मा के मामले में चुप्पी साधे हुए है। मुझे लगता है कि कांग्रेस भी भाजपा के ही बोलते दिखेगी आपको। क्या आपने देखा कि कांग्रेस ने परवेश वर्मा के खिलाफ आवाज उठाई हो, जो सीधे तौर पे काला धन बांट रहे हैं, जो इलीगैलिटी कमिट कर रहे हैं, जो आज दिल्ली के अंदर वोटर एडिशन और वोटर डिलीशन का इतना मामला चला, उसमें आपने देखा कि कांग्रेस ने एक बार भी आवाज उठाई? कांग्रेस को कुछ नहीं दिख रहा और सिर्फ एक ऐसी सरकार की गलतियां ढूंढने में निकली है जिसने इतनी विपरीत स्थिति में भी देश के आगे एक दिल्ली मॉडल रखा, जहां पे सबसे कम महंगाई, सबसे मुफ्त बिजली, 24 घंटा बिजली, जहां पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट, बेरोजगारी सबसे कम और इतनी सारी जन कल्याण सुविधाएं होने के बाद भी एक मुनाफे का बजट। भाजपा अपने किसी भी 20 राज्य में आज तक फ्री बिजली नहीं दे पा रही, 24 घंटा बिजली नहीं दे पा रही, पर यह सब नहीं दिख रहा कांग्रेस को। यह बात तो सही है कि अरविंद केजरीवाल करप्शन के खिलाफ बड़े बड़े दावे करके सत्ता में आए थे, लेकिन अब केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। पहले अरविंद केजरीवाल कागजों का पुलिंदा लहराकर दावा करते थे कि उनके पास शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ पूरे सबूत हैं, सरकार में आए तो जनता का पैसा हजम करने वालों को जेल भेजेंगे। लेकिन सरकार में आने के बाद केजरीवाल की सबूतों की फाइल खो गई। अब कांग्रेस के नेता सीएजी की रिपोर्ट लहराकर केजरीवाल पर करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। शीश महल के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल खामोश हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जवाब में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि सिर्फ करप्शन ही नहीं, यमुना की सफाई, दिल्ली की गंदगी, टूटी हुई सड़कें, झुग्गी वालों को पक्के मकान, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कांग्रेस के नेता केजरीवाल से वही सवाल पूछ रहे हैं जो बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में पंजाब की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का मुद्दा भी ऐसा है जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। असल में नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी के कैंडिडेट परवेश वर्मा ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है कि पिछले एक हफ्ते से नई दिल्ली में पंजाब नंबर की कई गाड़ियां घूम रही हैं। पंजाब सरकार की गाड़ियों में आम आदमी पार्टी के नेता कैंपेन कर रहे हैं। परवेश वर्मा ने कहा कि नई दिल्ली इलाके में अचानक बिना परमिशन के अनजान लोग सीसीटीवी लगा रहे हैं। परवेश वर्मा ने कहा कि 26 जनवरी करीब है, गणतंत्र दिवस की तैयारियां हो रही हैं, इसलिए नई दिल्ली इलाके में पंजाब के नंबर वाली गाड़ियों का घूमना सिक्योरिटी के लिहाज से खतरनाक हो सकता है, इसलिए दिल्ली पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। परवेश वर्मा की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई। उसने पंजाब पुलिस को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में मौजूद उन नेताओं की डिटेल शेयर करने को कहा है जिन्हें पंजाब पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। पंजाब पुलिस ने भी इस पर एक्शन लिया। पंजाब के डीजीपी ने पंजाब के सभी मंत्रियों और नेताओं से कहा कि वो दिल्ली में अपनी मूवमेंट की जानकारी साझा करें।
पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को भरोसा दिया है कि वो पंजाब की वीवीआईपीज के मूवमेंट की जानकारी दिल्ली पुलिस के साथ एडवांस में साझा करेगी। अब दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं। लेकिन इसी बीच केजरीवाल ने इस मुद्दे को पंजाब के लोगों का अपमान बता दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि परवेश वर्मा ने पंजाबियों को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर उनका अपमान किया है। दिल्ली की पंजाबी कम्युनिटी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे को बहुत दुख हुआ दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में पंजाबी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। मामला सेंसिटिव था, इसलिए परवेश वर्मा ने इसका तुरंत जवाब दिया। परवेश वर्मा ने केजरीवाल और भगवंत मान को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का लीगल नोटिस भेज दिया। परवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि नई दिल्ली इलाके में पंजाब नंबर की कई गाड़ियां घूम रही हैं, इसमें आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और कार्यकर्ता हैं। ये वोटरों को पैसे, शराब और सीसीटीवी कैमरे बांट रहे हैं। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। इसकी शिकायत करने में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने पंजाबियों का अपमान नहीं किया। केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने नोटिस भेजा है। जो 100 करोड़ रुपए केजरीवाल और भगवंत मान उन्हें देंगे, वो नई दिल्ली की डेवलपमेंट पर वो खर्च करेंगे। पीछे एक हफ्ते के अंदर अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। इसकी मैंने शिकायत कर चुका हूँ। आज वो जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। दोनों के ऊपर में 50-50 करोड़ रुपए का। जो 100 करोड़ रुपए आएंगे, मैं उसको नई दिल्ली विधानसभा की जनता की भलाई के लिए खर्च करूंगा। नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने इस मुद्दे पर बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा को सपोर्ट किया। संदीप दीक्षित ने कहा कि पंजाब की गाड़ियों को नई दिल्ली में घूमते हुए तो उन्होंने भी देखा है। सबूत के तौर पर उनके पास फोटोग्राफ्स भी हैं जो उन्होंने चुनाव आयोग को भेजी हैं। पंजाब के लोग घूम रहे हैं, मेरे पास खुद फोटोग्राफ्स हैं। पंजाब पुलिस के लोग कुछ कैंप्स में कैंपेनिंग कर रहे थे। मैंने भी यहाँ अपने एसएचओ साहब को भी मैंने भेजा है कि इसकी तहकीकात की जाए। और ये बात तो सही है कि इनके बाहर से बहुत से ज्यादा लोग आकर कर रहे हैं। अब सीसीटीवी कैमरा क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, अगर ऐसा है तो ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। इसमें सीधे सीधे एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। ये दोनों ये कर रहे हैं ना गलत काम। परवेश जी भी कहीं जूते बांटे हैं, इन्होंने साड़ियां बांटी हैं, इन्होंने बेड कवर बांटे हैं। मैंने तो बार बार टीवी पे भी कहा है कि इस पर एकदम अंकुश लगाना चाहिए। ये तो एक तरीके से रिश्वत देने वाली बात है। और ये सीसीटीवी टीवी मुझे भी पता चला था कहीं से, अगर आप लोग सीसीटीवी लगा रहे हैं इस समय में तो ये भी रिश्वत है। दोनों के ऊपर केस होना चाहिए। इसके बाद इस विवाद में पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेता भी कूद गए। मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर पंजाबियों को टारगेट कर रहे हैं। कांग ने कहा कि दिल्ली में पूरे देश से लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ पंजाब के लोगों पर बीजेपी शक क्यों कर रही है। अब मोदी को इसका जवाब देना चाहिए कि वो पंजाबियों को आतंकवादी मानते हैं क्या। प्रधानमंत्री जी इस पे बोले। क्या परवेश वर्मा जिस तरीके से पूरी कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट किया है
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे सहमत हैं? क्या भाजपा पंजाबियों को टेररिस्ट समझती है? प्रवेश वर्मा की दिल्ली थोड़ी है। सो सारे देश की जब वहां लोग आते हैं तो पंजाबी कम्युनिटी को टारगेट करना और 26 जनवरी से जोड़कर टेररिस्ट और टेररिज्म कोई साजिश बताना, ये भाजपा को बहुत महंगी पड़ेगी और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। ये तमाम बहानेबाजियां हैं अपनी हार को डिफेंड करने के तौर तरीके भाजपा और कांग्रेस, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आजकल दिल्ली में कैंपेन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता चुनाव में मदद के लिए दिल्ली आए हैं। पंजाब सरकार के कई मंत्री दिल्ली में हैं, इसलिए पंजाब की तमाम गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं। ये बात सही है, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ने भी दूसरे प्रदेशों से अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाकर दिल्ली के चुनाव में उनकी मदद ली है, और ये हर पार्टी करती है, हमेशा करती है, इसलिए ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन गणतंत्र दिवस करीब है, परेड की तैयारियां हो रही हैं, चुनावी गहमा गहमी की आड़ में देश के दुश्मन कुछ कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से अगर दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करती है तो इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाए। इसे पंजाबियों का अपमान कहना या इलेक्शन इशू बनाना ठीक नहीं होगा। पूरा देश महाकुंभ का महाउत्सव मना रहा है। अभी तक संगम में 9 करोड़ 73 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज में करीब 48 लाख लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। इंडिया टीवी भी महाकुंभ पर सबसे बड़ा शो लेकर आ रहा है। हजारों लोगों के सामने रजत शर्मा के सवाल, योगी आदित्यनाथ के जवाब। आप योगी आदित्यनाथ के साथ ये धमाकेदार शो देखिए शनिवार रात 10 बजे। 144 साल बाद सदी के सबसे बड़े महाकुंभ का सबसे बड़ा शो, हजारों लोगों के सामने रजत शर्मा के सवाल, योगी आदित्यनाथ के जवाब। शनिवार रात 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। आज महाराष्ट्र से एक बुरी खबर है। जलगांव में एक बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रेन में आग की अफवाह फैली और यात्री घबराकर चलती ट्रेन से कूद गए और दूसरी पटरी पर स्पीड से आ रही एक और ट्रेन की चपेट में आ गए। इस भयानक हादसे में 12 यात्रियों की मौत हो गई है और 35 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। असल में लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस जब जलगांव के परधाने और महेजी स्टेशनों के बीच गुजर रही थी, तब कुछ यात्रियों ने ट्रेन के नीचे से चिंगारी निकलती हुई देखी। उन्होंने ट्रेन की चेन पुल कर दी। चूंकि ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई थी, कई यात्री चलती ट्रेन से सामने वाले ट्रैक पर ही कूदने लगे। तभी दूसरे ट्रैक से कर्नाटक एक्सप्रेस आ गई। पुष्पक एक्सप्रेस से कूदे बहुत से यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और 11 यात्रियों की तो मौके पर ही मौत हो गई। 35 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रेन के नीचे फंसे घायल यात्रियों को निकाला। चूंकि हादसा आबादी से दूर इलाके में हुआ था, इसलिए प्रशासन की मदद पहुंचने में थोड़ी देर हुई, लेकिन आधे घंटे के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एम्बुलेंस से घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। रेलवे के डिविजनल मैनेजर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने घटनास्थल का दौरा किया। ट्रैक को चेक करने के बाद कर्नाटक एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। राहत और बचाव के काम का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी मौके पर पहुंच गए। मध्य रेल के भूसावल मंडल से एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। यहां पर कुछ यात्रियों ने पुष्पक एक्सप्रेस का एसीपी किया और वो वहां पर उतर गए। जब चलती ट्रेन में कोई यात्री चेन की पुलिंग करता है तो उसको हम लोग एसीपी कहते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में इसी तरह की चेन पुलिंग किसी यात्री द्वारा की गई है और उसके बाद कई यात्री जो है रॉन्ग साइड में, जिधर से दूसरे ट्रेन के आने की संभावना रहती है, वहां उतर गए, जिसके कारण वो लोग कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए। कुछ यात्री जलगांव से वहां पर चढ़े थे और संभवतः वही लोग उतरने के लिए वहां पर चेन पुलिंग किए हैं और जिसके बाद वो लोग रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वहां पर सभी लोग चपेट में आए हैं। इस घटना पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह ने अफसोस जाहिर किया। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त डावोस में हैं। उन्हें जैसे ही हादसे की खबर मिली तो उन्होंने अपनी सरकार के मंत्री गिरीश महाजन को फौरन मौके पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने को कहा। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की फौरी मदद की घोषणा की है।
घायलों का राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त इलाज किया जाएगा। नासिक के डिविजनल कमिश्नर प्रवीण गेडाम ने बताया कि जलगांव के डीएम और दूसरे स्थानीय अधिकारी राहत और बचाव के काम के लिए मौके पर मौजूद हैं। इस हादसे के शिकार लोगों के बारे में रेलवे और जलगांव जिला प्रशासन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग अपने परिजनों के बारे में इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 5 लोग घायल हैं। वहाँ पे जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं। महाराष्ट्र सरकार की जो 108 एम्बुलेंसेस है उसकी 8 एम्बुलेंसेस वहाँ पे पहुँचाई गई है। रेलवे की भी जो रेस्क्यू वैन्स होती है और मोबाइल एम्बुलेंस होती है वो भी, उनकी भी पूरी वरिष्ठ अधिकारियों की सेट टीम वहाँ पे पहुँची है और प्रशासन की तरफ से पूरी सहायता जो भी इंजर्ड है और डेड के जो भी रिलेटिव्स है वहाँ पे उनको की जा रही है। इसी तरह का एक दिल दहला देने वाला हादसा टर्की में हुआ। 76 लोग जिंदा जल गए। तुर्की के एक स्की रिजॉर्ट के होटल में भयंकर आग लगने से 76 लोगों की जान चली गई। यह हादसा उत्तर पश्चिमी टर्की के कर्टालाकिया टूरिस्ट स्पॉट पर हुआ। कोरगुलू की पहाड़ियों पर बने होटल ग्रैंड कार्टस में देर रात आग लग गई। 12 मंजिला होटल है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त सभी टूरिस्ट सो रहे थे, इसलिए कोई बचकर यहां से भाग भी नहीं पाया। जब तक उन्हें कुछ पता चलता तब तक पूरा होटल आग की चपेट में आ चुका था। आग की लपटों से बचने के लिए घबराए हुए लोगों ने होटल की खिड़कियों से चादर कंबल बांधकर छलांग लगा दी। इस भीषण हादसे में 51 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। तुर्की का कार्टलाकिया स्की रिजॉर्ट राजधानी इस्तांबुल से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर बोलू सूबे में है। तुर्की में 2 हफ्ते की छुट्टियों की शुरुआत हुई है और इस वजह से बहुत से लोग छुट्टियां मनाने के लिए स्की रिजॉर्ट में पहुंचे हुए थे। माना जा रहा है कि होटल में यह आग रेस्टोरेंट से फैली। आग रात करीब 3:30 बजे लगी और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की पहली टीम सुबह 4:15 बजे होटल पहुंची। तब तक आग बहुत फैल चुकी थी। होटल के 161 कमरों में से ज्यादातर इस आग की चपेट में आ गए। पूरे होटल में अफरा तफरी का माहौल मच गया। अब तुर्की की सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाया है। और आपसे विदा लेने से पहले आपको एक बार फिर से बता दूं, आज महाकुंभ में इंडिया टीवी की टीम ने एक चमत्कार किया है। योगी आदित्यनाथ ने वहां पहली बार गंगा के किनारे हजारों लोगों के सामने जनता के सवालों के जवाब दिए हैं। रजत जी ने योगी आदित्यनाथ से महाकुंभ की तैयारियों, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों के दावों पर, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों पर सवाल पूछे। योगी ने खुलकर जवाब दिए, तीखे जवाब दिए। आप ये बड़ा इंटरव्यू देख पाएंगे शनिवार रात 10 बजे। आज की बात में इतना ही और आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। हजारों लोगों के सामने रजत शर्मा के सवाल, योगी आदित्यनाथ के जवाब। जो मुस्लिम लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो इतने दरिया दिल हैं, प्रयागराज में जो वक्फ की जमीन थी वो कुंभ का मेला लगाने के लिए हमने दे दी। दरिया दिली दिखानी है तो थोड़ा काशी पे दिखाइए, मथुरा में दिखाइए और संभल में दिखाइए ना। शनिवार रात 10 बजे